हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है क्रेडिट डिलीवरी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखो, क्रेडिट डिलीवरी के बारे में हमने शुरुआत में देखा था जब हमने क्रेडिट मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें हमने ये जाना था कि मतलब क्रेडिट डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि पहली बात तो डिलीवरी से यही मतलब समझ में आता है कि मतलब कोई भी जो लोन लेगा कस्टमर, वो लोन उसको कैसे मिलेगा, है ना। मतलब उसको हम चेक देंगे या उसके खाते में पैसे डालेंगे, हाउ इट विल बी डिलीवर्ड। एक बेसिक पर्पज़ ये होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंटेशन की भी बात हम क्रेडिट डिलीवरी में ही करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, या हमें थर्ड पार्टी गारंटी की अगर ज़रूरत है तो वो हमें किस किस केस में थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कौन कौन से चार्जेस क्रिएट करवाने पड़ते हैं, चार्ज हम कैसे क्रिएट करवाएंगे ताकि हम सरफेसी वगैरह लगा सकें। तो उन सभी बातों के बारे में हम क्रेडिट डिलीवरी में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, वाइल फॉर सेफ्टी ऑफ एन एडवांस द क्रेडिट अप्रेजल इज क्रिटिकल, है ना। मतलब आपको अगर जो है एक अपने लोन अच्छा लोन करना है तो क्रेडिट अप्रेजल जो है इम्पॉर्टेंट होता है। सही बारोअर चुनना, उसकी उसकी क्रेडिट नीड को सही से असेस करना, जो प्रोजेक्ट है वो सही से चले, ये सभी बातें ध्यान रखनी होती हैं हमें जब हम क्या करते हैं, आपका क्रेडिट अप्रेजल करते हैं। लेकिन इन सभी बातों के अलावा भी कुछ बातें और भी बैंक को जो है ध्यान रखनी होती हैं। इससे पहले कि बैंक पैसा बारोअर को दे, उससे पहले कुछ और बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। इन बातों को तो ध्यान रखना ही है कि मतलब हमें अच्छे से क्रेडिट का अप्रेजल करना है, सही बारोअर चुनना है, उसकी क्रेडिट नीड को सही से असेस करना है। ऐसा नहीं कि 20 करोड़ की नीड है और हम 50 करोड़ दे दें। जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट वायबल है, मतलब आगे चलेगा, प्रॉफिट देगा, ये सारी बातें तो होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पैसा कस्टमर को दें, उससे पहले कुछ और क्वेश्चन अपने मन में पूछे जाते हैं कि मतलब जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेने चाहिए बारोवर से और गारंटर से, है ना। ताकि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए कस्टमर, तो हम जो है लीगल जो है एक्शन ले सके उसके अगेंस्ट और अपनी मनी को रिकवर कर सकें। ठीक है, तो हमारा कंसर्न है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बारोवर से ले लें या गारंटर से ले लें या दोनों से ले लें, ताकि अगर ये कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो हम मतलब कोर्ट वगैरह में जा करके अपना पैसा रिकवर करवा सकें। इस चीज़ के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ेगा। फिर क्या हमें चार्ज क्रिएट करवाने की ज़रूरत है प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी पर या नहीं, अगर हाँ तो कैसे चार्ज क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी होती है फ्रेंड्स और कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। आगे हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वेदर द चार्ज ऑफ बैंक ऑन सिक्योरिटी, क्या जो हम चार्ज क्रिएट करेंगे वो किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। ठीक है, वेदर द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी बैंक को दी है कस्टमर ने, उसका पोजीशन किसके पास होगा, बैंक रखेगा अपने पास या कस्टमर रखेगा, ये भी हम पूछते हैं। ठीक है, हाउ द लोन शुड बी डिसबर्स, लोन कैसे डिसबर्स किया जाएगा। क्या हम कस्टमर के नाम पर एक चेक काट देंगे उसी अमाउंट का, या उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, या कोई और तरीका हम अपनाएंगे। तो ये सारी बातों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं। और इस रिगार्ड में आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, इन बातों को भी हमें ध्यान रखना होता है फ्रेंड। तो अगर ये सभी बातों के बारे में अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछ रहे हैं और इन पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप जो है क्रेडिट डिलीवरी की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें क्या बातें करनी होती है क्रेडिट डिलीवरी में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बारोवर और गारंटर से लेने हैं ताकि हम जो है अपनी पैसे को रिकवर करने के लिए लीगल एक्शन ले सकें, कोर्ट में जा सकें। ठीक है, प्राइमरी और जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, क्या उस पर चार्ज क्रिएट करवाने की ज़रूरत है, अगर हाँ है ज़रूरत है तो चार्ज कैसे क्रिएट किया जाएगा। क्या हम कोर्ट में जा कर के चार्ज क्रिएट करवाएंगे या फिर खुद एक एप्लीकेशन ले करके या फिर एक 100 रुपये के स्टैम्प पे करवाएंगे, क्या करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। वेदर जो चार्ज है वो किसी क्या अथॉरिटी के सामने रजिस्टर होने की ज़रूरत है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है उसके पास क्या जा करके रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। फिर वेदर द सिक्योरिटी, जो जो सिक्योरिटी आप बैंक को दे रहा है बारवर, क्या वो बैंक के पोजीशन में, कि बैंक उसका अपने पास रखेगा या बारवर के पास ही रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कार लोन होता है फ्रेंड्स, उसमें कार क्या होता है, कार बैंक अपने पास रखता है या कस्टमर के पास होती है। ठीक है, दूसरा केस हाउसिंग लोन होता है। लोन के केस में कस्टमर आपके पास, जो हाउस है वो बारवर के पास होता है या आपके पास होता है। फिर गोल्ड लोन ले लीजिए, गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, क्या गोल्ड आपके पास होता है या कस्टमर के पास होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। फिर लोन को कैसे डिसबर्स किया जाएगा, क्या हम एक चेक दे देंगे कस्टमर को या फिर उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे या कोई और मेथड अपनाएंगे। साथ ही साथ आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, उन सभी बातों को भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये सभी बातों के यदि आप जवाब ढूंढते हैं तो आप समझ लीजिए कि क्रेडिट डिलीवरी की आप अच्छे से बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएंगे
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे तो आप कोर्ट में जा करके अपने उसकी लाइबिलिटी को सेट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय बारोवर एंड गारंटर्स। तो जो डॉक्यूमेंट, अब देखो फ्रेंड्स, जो लोन पर काम कर रहा है, जो करंट टाइम पे ब्रांचों में लोन पर काम कर रहा है, ये बातें उसके लिए नॉर्मल सी हैं, वो डेली रूटीन में उनको ये फॉलो करता है, वो उसमें कोई नया चीज़ मैं नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन जो लोग हो सकता है अगर लोन पर नहीं काम करते हैं, मे भी किसी स्पेशल प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये नई बातें हों और उनको ये जानना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको बारोवर ने और गारंटर ने साइन किया हो, ताकि जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा करके उसकी लाइबिलिटी को सेट कर पाएँ। अगर उसने साइन ही नहीं किए हुए डॉक्यूमेंट्स पर कस्टमर ने, तो आप जो है कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। इन एडिशन बारोवर हैज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स व्हेन चार्ज क्रिएटेड ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। तो इन एडिशन द बारोवर हैज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स व्हिच क्रिएट चार्ज ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। सिक्योरिटी क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक्स फाइनेंस, जो बैंक का अपना पैसा दे करके अगर कोई एसेट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया, आपने एक घर बनवाया। अब क्या हुआ, ये जो घर बना है बैंक के पैसे से ये घर बना है फ्रेंड्स। तो जो बैंक के पैसे से जो सिक्योरिटी बनी है, इसको बैंक क्या करेगा, मॉर्गेज करवा लेगा अपने पास में कि ये घर आपका गिरवी है जब तक कि आप पैसा लौटा नहीं देते हैं। तो जब बैंक आपसे ये गिरवी रख लेगा, तो ये जो सिक्योरिटी बनी, क्योंकि बैंक के पैसे से बनी है, इसलिए इसे प्राइमरी सिक्योरिटी कहेंगे। कौन सी सिक्योरिटी कहेंगे फ्रेंड्स, प्राइमरी सिक्योरिटी। अब मान लीजिए जब आप घर बनवा रहे हैं, उसी समय आपके पास अपना खुद का एक पहले से घर है, आपके पास अपना खुद का घर है या आपके पास ज़मीन है, लैंड है, तो उस केस में ये जो सिक्योरिटी है ये बैंक के पैसे से नहीं बनी है, ये बैंक के पैसे से नहीं बनी है, इसीलिए इसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। कौन सी सिक्योरिटी कहेंगे फ्रेंड्स, कोलेटरल सिक्योरिटी कहेंगे, और इसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहेंगे। आई होप आपको प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक कार परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेज की, तो बैंक के पैसे से कार परचेज की, तो ये आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। और इस कार को परचेज करने के दौरान यदि मान लीजिए आपने एक एफडी जो है बैंक को दे दी, एक एफडी अपनी गिरवी रख दी बैंक को, तो ये चूँकि बैंक के पैसे से नहीं है एफडी, आपके पैसे से है, तो इसीलिए इसे कोलेटरल सिक्योरिटी कह देंगे। घर गिरवी कर दीजिए, ज़मीन गिरवी कर दीजिए, एफडी गिरवी रख दीजिए, ये सभी कोलेटरल सिक्योरिटी हो जाती है फ्रेंड्स। ओके। तो अगर जो है मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी जो है उस पर भी, उस डॉक्यूमेंट पर भी बैंक जो कस्टमर होगा उसको साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है कि फॉर चार्ज ओवर कोलेटरल सिक्योरिटी द ओनर ऑफ सिक्योरिटी शुड साइन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या करें कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसमें जो उसका ओनर है वो साइन करेगा। अब ये केस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया 50 लाख रुपए का और आपने एक घर बनवा लिया, तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। ठीक है। उसके बाद में जो घर है वो मान लेते हैं आपका अपना घर नहीं, आपके फादर का घर है। अब फादर का घर है, तो इस डॉक्यूमेंट पर जब कोलेटरल सिक्योरिटी पर जो साइन हो रहे हैं वो ओनर आपके अगर पिताजी हैं तो पिताजी आपके इस पर साइन करेंगे, ना कि आप खुद साइन करोगे। तो वही कह रहा है कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है उस पर सिग्नेचर किसके होंगे, ओनर के होंगे। प्राइमरी सिक्योरिटी पर किसके होंगे, बारोवर के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इफ द ओनर ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी समवन अदर देन द बारोवर। अब मान लीजिए कि जो मैंने बताया नहीं कि आपने घर बनवाया, जो ज़मीन आपने या जो घर गिरवी रखा वो पिताजी का रख दिया, उसके लिए बंधक जो बनाया, मॉर्गेज करवाया, फादर का करवा दिया। तो फ्रेंड्स अगर फादर का करवाया है तो इस केस में इनको गारंटर बना दिया जाएगा। बैंक को इंश्योर क्या करना है कि जो ये बारोवर के अलावा अगर कोई और ओनर है इस प्रॉपर्टी का जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो फर्स्ट ही शुड बीकम जो है गारंटर ऑफ द लोन एंड देन क्रिएट द चार्ज ओवर सिक्योरिटी। ठीक है। तो उसको पहले गारंटर बनाया जाएगा और तब जाकर के उसके सिक्योरिटी जो उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी है उस पर चार्ज क्रिएट होगा। चलो ये बातें तो हमें ध्यान ही रखनी, मतलब कहने का ये हुआ, हमने क्या समझा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के केस में कि जो डॉक्यूमेंट है उसे बारोवर को और गारंटर को साइन करने की ज़रूरत होती है, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, बैंक जो है कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कोर्ट में जा करके लाइबिलिटी सेट कर सकता है कि कस्टमर ने पैसे हमसे लिए हुए हैं, अब इसे वापस करना चाहिए। अब जो बैंक के पैसे से सिक्योरिटी क्रिएट होती है, जो एसेट बनता है, उसे प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं, और बारोवर को इस कागज़ पर साइन करने होते हैं। और जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है फ्रेंड्स, आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जो बैंक के पैसे से नहीं बनती है, तो उसका जो ओनर होगा कोलेटरल सिक्योरिटी का वो उस पर सिग्नेचर करता है। अब अगर मान लीजिए जो ओनर है कोलेटरल सिक्योरिटी का वो बारोवर ना होकर के कोई और पर्सन है, कोई और व्यक्ति है, तो उस केस में उस जो दूसरा व्यक्ति है उसको पहले गारंटर बनाया जाएगा इस लोन का, और फिर उसके ऊपर जो है चार्ज क्रिएट किया जाए उसकी सिक्योरिटी
ठीक है फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ये है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए। अगर प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है तो भी वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नेवर बी अर्लियर देन डेट ऑफ स्टैंपिंग। ठीक है, तो डेट ऑफ स्टैंपिंग, जितनी तारीख को डेट ऑफ स्टैंपिंग हुआ है उससे पहले एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी स्टैंपिंग हुई फिर एग्जीक्यूशन हुआ, पहले स्टैंपिंग करवाइए फिर एग्जीक्यूशन करवाइए, या स्टैंपिंग एग्जीक्यूशन एक ही दिन करवा दीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन पहले हो गया स्टैंपिंग बाद में हुई तो ये ठीक नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यही कह रहे हैं कि द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन शुड नेवर बी अर्लियर देन डेट ऑफ स्टैंपिंग। तो डेट ऑफ स्टैंपिंग पहले होगी फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा फ्रेंड्स। एंड डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी प्रॉपरली मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कौन सी डेट पर एग्जीक्यूशन हुआ है, किस जगह पर एग्जीक्यूशन हुआ है, उसका जिक्र होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली स्टैम्प किया हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है कभी भी डेट ऑफ स्टैंपिंग से पहले की नहीं होनी चाहिए। डेट और जो है जगह का नाम एग्जीक्यूशन से, मतलब जहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ उसका वो किस डेट को हुआ और किस प्लेस पर हुआ है उसको प्रॉपरली जो है उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो आदमी जो साइन कर रहा है उसको उसकी अथॉरिटी है, जब पार्टी जो एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट को उसको प्रॉपर अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो साइन ना करे। जैसे एग्जांपल है कि पार्टनर जो है जब साइन करेगा तो फर्म के बिहाफ पर करेगा, ना कि खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन करेगा। जैसे मान लीजिए एक कोई फर्म है उसमें 10 पार्टनर हैं, तो जो 10 पार्टनर हैं उनकी जो कैपेसिटी होगी, उनके सिग्नेचर करने की कैपेसिटी होगी, वो जो है फर्म के बिहाफ पर होगी। अगर इंडिविजुअल साइन कर दे रहा है अपनी कैपेसिटी में साइन कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो वही कह रहा है कि जो है जो साइन करेगी पार्टी उसकी अपनी कैपेसिटी में वो चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये भी इंश्योर किया जाना है कि जो साइन कर रहा है व्यक्ति वो अपनी इच्छा से कर रहा है, फ्री बिल से कर रहा है, कोई जोर ज़बरदस्ती में उससे साइन नहीं करवाए जा रहे हैं। और साइन होने से पहले डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फिल किया जाना चाहिए, वो हमें पता है। उसके बाद में अगर कोई कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जो चार्ज क्रिएट होंगे रजिस्ट्रार विथ ROC के साथ में, जो चार्ज क्रिएट होता है फ्रेंड्स किसके साथ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ होता है। और ये विदिन 30 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस डेट को एग्जीक्यूशन होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ अगर कंपनी है और कंपनी ने अगर लोन लिया है तो जो चार्ज क्रिएट होगा वो किसके पास रजिस्टर होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन कब से काउंट करते हैं, तो जिस डेट को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है उस डेट से 30 दिन लेते हैं। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि जिसे सब रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी काम उतने ही दिन में हो जाए जितनी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट हो। अब यहाँ पर एकदम सर्टेन नहीं है, अगर 15 दिन है कहीं पर तो 15 दिन में हो जाना चाहिए, 7 दिन है कहीं तो 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए फ्रेंड। तो हमने क्या समझा यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने ये समझा कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो पहली बात बारोवर को और गारंटर को साइन करने पड़ेंगे। जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो बैंक के पैसे से बनी होती है, उस पर बारोवर ही साइन करेगा क्योंकि उसका ही वो मालिकाना हक है। और जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है उस पर जो मालिक होगा उस कोलेटरल सिक्योरिटी का वो साइन करेगा। अगर बारोवर खुद है तो बारोवर साइन कर देगा, अगर कोई और है थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी को पहले आप गारंटर बनाएंगे फिर उससे साइन करवाएंगे और चार्ज क्रिएट करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प होने चाहिए। और कौन सी डेट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कभी भी डेट ऑफ स्टैंपिंग से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी स्टैंप लगने के बाद ही एग्जीक्यूट हुआ माना जाएगा। पहले स्टैंप लगाएंगे फिर हम ये मानेंगे कि एग्जीक्यूट हो गया है फ्रेंड्स। ओके, और डेट और जगह का नाम जो है डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो आदमी साइन कर रहा है उसकी अथॉरिटी है, बिना अथॉरिटी के वो साइन ना करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर पार्टनर साइन कर रहा है, किसी फर्म ने लोन लिया है तो वो फर्म के बिहाफ पर साइन करेंगे पार्टनर, ना कि अपनी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन अगर साइन कर रहा है तो अपनी इच्छा से कर रहा है, कोई जोर ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की जा रही है। और फॉर्म को साइन होने से पहले पूरी तरह से फिल होना चाहिए। अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो जो चार्ज क्रिएट होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके रजिस्टर होता है और कितने दिन में होना चाहिए, 30 दिन में होना चाहिए। और 30 दिन जो है एक डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस दिन एग्जीक्यूशन हुआ डॉक्यूमेंट से उसके 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो सब रजिस्ट्रार के बाद रजिस्टर होना है तो जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की जाएगी उसी के दौरान ही कर देना ज़रूरी होता
है। ठीक है फ्रेंड, अब हम जो हमने कहा नहीं कि अगर मान लीजिए जो आपका कोलेटरल सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की हम गारंटी ले रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि थर्ड पार्टी की गारंटी किस केस में लेनी चाहिए, किस केस में नहीं लेनी चाहिए, उसी बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड पार्टी की गारंटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पर, while the enterprise या individual who have taken the loan from bank is legally bound to repay the principal and interest in some cases। मतलब कहने का ये है कि जो इंटरप्राइज होती है या कोई पर्सन होता है, वो बैंक से अगर उसने लोन लिया है तो वो लीगली बाउंड है, मतलब कानूनी तौर पर उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ केसेस में बैंक क्या करता है, थर्ड पार्टी की गारंटी ले लेता है, एक एडिशनल सेफ्टी ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर इफ डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उससे सेफ्टी के लिए एक जो है मतलब थर्ड पार्टी गारंटी भी ले लेता है। थर्ड पार्टी कैन बी इंडिविजुअल और एनी अदर लीगल एंटिटी। अब जो थर्ड पार्टी होती है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई लीगल एंटिटी, कंपनी, फर्म, है ना, या पार्टनरशिप फर्म, या फिर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कोई भी हो सकता है। इन केस ऑफ फाइनेंस टू फर्म, यदि आपने फर्म को लोन दिया है, द पर्सनल गारंटी ऑफ प्रोप्राइटर एंड पार्टनर इज नॉट नीडेड। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर फर्म को आपने लोन दिया है तो पर्सनल गारंटी किसी प्रोप्राइटर या पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फर्म के केस में जो पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी और पर्सनल एसेट जो है उनको अटैच कर सकता है जब लोन की रिकवरी करनी हो। इसलिए मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कोई फर्म है, उसमें 10 पार्टनर हैं, तो 10 पार्टनर की पर्सनल गारंटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्म है उसमें पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब कोई लिमिट, अपनी जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। उनका जो भी एसेट है, जो घर है, कार है, जो कुछ भी है उनका, वो सारा का सारा लोन की रिकवरी के लिए बैंक ऑटोमेटिकली जो है अटैच कर सकता है, ले सकता है, गिरवी रख सकता है, जब्त कर सकता है, बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है फर्म के केस में। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में, और लेकिन कंपनीज और अदर लीगल एंटिटी जो होती हैं वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। जो प्रमोटर या डायरेक्टर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उनकी पूरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। तो इस केस में हमें जो है थर्ड पार्टी या पर्सनल गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब अगर फर्म है तो उस केस में क्या हुआ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, चाहे जिसका 10 लोग हैं तो 10 के घर जा करके उनका घर गिरवी रख लेंगे, तो ये कानूनी तौर पर वैलिड है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई और लीगल एंटिटी है, तो उस केस में आप जा करके प्रमोटर जो उसके हैं या डायरेक्टर है, उसका ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, उसका घर आप जो है जब्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, तो इस केस में हमें पर्सनल गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रिगार्ड में आरबीआई क्या कहता है वो हम देखेंगे। तो पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर में भी हेल्पफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जहाँ शेयर आर हेल्ड क्लोजली बाई ए पर्सन या कनेक्टेड पर्सन या ग्रुप। ठीक है, तो मतलब कहने का कि पर्सनल गारंटी उस केस में फ़ायदेमंद होगी डायरेक्टर की। कब? चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, डायरेक्टर की गारंटी, पर्सनल गारंटी फ़ायदेमंद होगी अगर जो है जहाँ पर शेयर के हेल्ड क्लोजली, शेयर हेल्ड क्लोजली बाई ए पर्सन का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि क्लोजली का मतलब ये होता है कि जैसे किसी एक कंपनी में किसी पर्सन का शेयर बहुत ज़्यादा है, जैसे एक पर्सन का शेयर मान लीजिए 40%, अकेले एक पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का लो है 40% शेयर है 100% में से, तो इसका मतलब इसे क्लोजली हेल्ड कहेंगे। लेकिन कोई एक कंपनी है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा 100% में से 5% शेयर होल्डिंग है, तो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है। लेकिन किसी का 25% शेयर, अकेला एक पर्सन अगर हैंडल कर रहा है, या 10-12 लोग मिलकर के 25% शेयर होल्डर हैं, तो मतलब एक चौथाई वो इफेक्ट उनका प्रभाव रहता है कंपनी पर। ठीक है, तो वही कहते हैं क्लोजली हेल्ड जो है शेयर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हमें पर्सनल गारंटी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर पर्सनल गारंटी जो है अगर नेसेसरी मानी जाती है, तो हम किसका जो है किसके पर्सनल गारंटी लेंगे? उस पर्सन की, आप उस मेन मेंबर की लीजिए जिसकी ग्रुप होल्डिंग, जो ज़्यादा शेयर होल्डर है उसकी लीजिए, ना कि जो डायरेक्टर वगैरह या मैनेजरल पर्सन है उनकी नहीं लेनी होती है। किसकी लेनी होती है हमें? वो प्रिंसिपल, वो मेन व्यक्ति जिसका, जैसे मैंने बताया नहीं, 25% शेयर का होल्डर है, उसकी पर्सनल गारंटी लीजिए अगर आपको ज़रूरत है इस केस में, क्लोजली हेल्ड के केस में फ्रेंड्स। ओके, अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो नॉट क्लोजली हेल्ड है, यानी कि किसी के पास 5% शेयर है, किसी के पास 4% शेयर है, किसी के पास 3%, क्लोजली हेल्ड नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा शेयर इकट्ठे एक आदमी के पास या ग्रुप ऑफ लोगों के पास नहीं है, नॉट क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो वहाँ पर भी पर्सनल गारंटी ली जा सकती है। और ये पर्सनल गारंटी जो है डायरेक्टर की क्यों ली जाएगी? ताकि इंश्योर किया से कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो कंटिन्यू वही रहेगा, इस बात को इंश्योर करना जरूरी होता है। आज मैनेजमेंट में कोई और है, कल को मैनेजमेंट में कोई और रहेगा, तो वो अपने लाइबिलिटी को मना कर सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी ले लेना
जरूरी है, ठीक है। वन वे बाई विच लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्ट, मतलब ऐसी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन, जहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने का तरीका ये होगा कि गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स ले लें, दस इंश्योर आइदर कंटिन्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट आर दैट द चेंज इन द मैनेजमेंट कैम प्लेस विद देयर नॉलेज, ठीक है। तो ये मतलब अगर एक बार आपने डायरेक्टर की गारंटी ले ली तो ये इंश्योर हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो या तो कंटिन्यू करेगा, या अगर चेंज होगा मैनेजमेंट में कोई, तो वो जो है बैंक को नॉलेज में दे करके ही होगा। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी दे दी है, डायरेक्टर ने क्या किया हुआ है, पर्सनल गारंटी दे रखी है, तो हम जो है वो ऐसे अब जो है आपके साथ में गड़बड़ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ओके। उसके अलावा और कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पर हमें गारंटी की ज़रूरत होती है? अब कोई अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो फर्स्ट क्लास जो है रेटेड है, लेकिन अगर लोन अनसिक्योर्ड बेसिस पर है तो आप पर्सनल गारंटी डायरेक्टर की ले सकते हैं। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास रेटेड है, वो भी ठीक है, लेकिन जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है, मतलब हमने कोई जो है कोलेटरल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ नहीं लिया, सीधे लोन दे दिया, तो उसमें पर्सनल गारंटी ले लेना ठीक रहता है। कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है ना, उस मतलब जो है लोन सिक्योर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं है, तो उस केस में भी जो है आप पर्सनल गारंटी ले सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए जहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने लोन दे दिया, लेकिन जो चार्ज है उसके क्रिएट होने में समय लग रहा है, एसेट जो बना उसमें चार्ज क्रिएशन में समय लग रहा है, मतलब आप मान लीजिए जैसे 30 दिन के अंदर में रजिस्टर कंपनी के पास में रजिस्टर हो जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई एक साल तक लग रहा है कि एक साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, किन्हीं वजहों से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो 30 दिन के अंदर में होना चाहिए था, लेकिन अब एक साल तक नहीं हो पाएगा, तो इस बीच का जो टाइम लाइन है, इस बीच में ऐसा करिए कि आप किसी की पर्सनल गारंटी ले लीजिए ताकि ये रिस्क ना रहे फ्रेंड्स, ओके। द गारंटी आप पेरेंट कंपनी ले लीजिए, अगर कोई सब्सिडरी को लोन दे रहे हैं तो पर्सनल गारंटी किसकी ले लीजिए, पेरेंट कंपनी का लिया जा सकता है फ्रेंड्स, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि अगर थर्ड पार्टी की गारंटी की बात करें तो जो पर्सन लोन लेता है वो तो लीगली बाउंड होता है, लेकिन फिर भी बैंक अपने आप को सेफ रखने के लिए थर्ड पार्टी गारंटी मांग लेता है, ठीक है। अब अगर कोई फर्म है तो उस केस में पर्सनल गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है पार्टनर से। क्यों नहीं ज़रूरत होती? क्योंकि पर्सनल की लाइबिलिटी, जो पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और उनके पर्सनल एसेट को आप जब्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो इसलिए इस केस में हमें पर्सनल गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अदर केसेस में जहाँ पर कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, उन सबसे हमें पर्सनल वो गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बैंक क्या सजेस्ट, आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया हुआ है कि आप पर्सनल गारंटी ले लीजिए, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसका पर्सनल गारंटी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो है आपको पर्सनल गारंटी लेनी है तो ऐसे व्यक्ति की लीजिए जो प्रिंसिपल मेंबर है, जिसके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, उसका लीजिए, ना कि डायरेक्टर का ले लीजिए इस केस में। और अगर कोई कंपनी है जिसमें क्लोजली हेल्ड नहीं है वो कंपनी, यानी शेयर किसी के पास इकट्ठे नहीं हैं, तो उस केस में पर्सनल गारंटी आप ले लीजिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा फ्रेंड्स, ओके। तो कंटिन्यू करने के लिए इंश्योरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि हम गारंटी लेंगे डायरेक्टर की, ताकि ये इससे क्या होगा कि या तो मैनेजमेंट कंटिन्यू करेगा, या अगर मैनेजमेंट में चेंजेस होंगे तो उसको आपकी नॉलेज में, बैंक की नॉलेज में ज़रूर लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी हुई है, उसके ऊपर आ जाएगी बात, इसलिए वो आपको बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में पर्सनल गारंटी आप और किस किस केस में लेंगे? कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रेटिंग फर्स्ट क्लास की है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपने लोन दिया है उसे अनसिक्योर्ड लोन दिया है, कोई आपने उससे सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली है, तो पर्सनल गारंटी डायरेक्टर की ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो जो है लोन जो है सिक्योर्ड है, मतलब आपने कोई गारंटी वगैरह रखी हुई है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस केस में भी पर्सनल गारंटी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। पर्सनल गारंटी उसकी ले लीजिए। यह चार्ज क्रिएट होने में समय लग रहा है, तो जो बीच में जो इंटरिम पीरियड है उस दौरान भी आप जो है पर्सनल गारंटी ले सकते हैं। अगर कोई सब्सिडरी को लोन दे रहे हैं तो पेरेंट कंपनी के डायरेक्टर का गारंटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड कि चार्जेज ओवर सिक्योरिटी। अब सवाल ये है कि चार्जेज ओवर सिक्योरिटी, चूँकि हम क्रेडिट डिलीवरी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमने ये देखा ना कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लिए जाने चाहिए, फिर हमने थर्ड पार्टी गारंटी के बारे में भी समझा, है ना, ये भी समझा हमने। उसके बाद में स्टैंपिंग कैसे होनी चाहिए, कब एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सारी बातें ये समझी। अब इसी क्रेडिट डिलीवरी का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स आपका क्या, सिक्योरिटी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है। तो नेचर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का नेचर कैसा है और ऑपरेशनल कन्वीनियंस कैसा है, इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि किस तरीके का चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चार्ज, कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? कार जैसे लोन, आप कार लोन लिए हैं
तो क्या इस पर आप मॉर्टगेज करवाएंगे? नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है, नेचर कैसा है सिक्योरिटी का, और ऑपरेशनल कन्वीनियंस बैंक के लिए कैसी, उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि किस टाइप का आपका चार्ज क्रिएट होगा फ्रेंड्स। ओके, तो प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज इज सेम फॉर प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो दोनों, चाहे प्राइमरी सिक्योरिटी हो और चाहे कोलेटरल सिक्योरिटी हो, चार्ज क्रिएट करने का मेथड एकदम सेम होता है। जो पॉइंट दिमाग में रखने का है वो क्या है कि द पॉइंट केप्ट इन माइंड इज ओनली दैट ओनर ऑफ द एसेट कैन क्रिएट द चार्ज ओवर इट। ध्यान रखिए यहाँ पर कि सिर्फ एक बात कि जो ओनर है एसेट का वही चार्ज क्रिएट करवा सकता है। यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आप अपने हाउसिंग लोन के ओनर हैं, इसलिए आप चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। और जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, यदि आपके मदर के नाम पर है तो आपकी मदर जो है चार्ज क्रिएट कर सकती है। जब तक आप मदर के साइन नहीं होंगे तब तक इस पर चार्ज क्रिएट कोलेटरल सिक्योरिटी पर नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमने क्या समझा कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी है चाहे कोलेटरल सिक्योरिटी है, चार्ज क्रिएट करवाने का मेथड एक जैसा ही होता है। और बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि ओनर ही जो है चार्ज क्रिएट करवा सकता है, कोई और आदमी आपसे चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता है। चार्ज अब जो है कई टाइप के हो सकते हैं, मॉर्टगेज हो सकता है, हाइपोथेकेशन, प्लेज हो सकता है, लियन हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है। फ्रेंड थोड़ा बहुत एक एक लाइन के बारे में जान लेते हैं। जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो जो हाउस बनता है उसको जब आप गिरवी रखते हैं बैंक के पास में उसके कागजात, तो उसे फ्रेंड्स मॉर्टगेज कहते हैं। ठीक है, मॉर्टगेज। कार लोन जब आप लेते हैं तो क्या होता है बताइए? कार क्या आप बैंक के पास रख देते हैं? नहीं, कार आपके पास होती है, ओनर और पोजीशन आपके पास होता है, तो उसे हाइपोथेकेशन कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या कहेंगे? हाइपोथेकेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गोल्ड, जब आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपका सोना क्या आपके पास होता है? नहीं, बैंक के पास होता है। तो इसमें ओनरशिप किसकी हो गई? बैंक के पास ओनरशिप है। और इन मतलब वो ओनरशिप आप ही के, मालिक गोल्ड के आप ही हैं, लेकिन पोजीशन किसके पास होता है? बैंक के पास होता है। कार के केस में क्या हुआ? हाइपोथेकेशन के केस में क्या हुआ? पोजीशन यानी कार आपके पास है, पोजीशन आपके पास है और ओनरशिप भी आपके पास है। लेकिन गोल्ड के केस में क्या हो रहा है? पोजीशन बैंक के पास होता है फ्रेंड्स। ओके, और जो ओनरशिप होती है वो आप ही की होती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान रखेंगे आप तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद में लियन, एफडी वगैरह जो होती है फ्रेंड्स उस पर लियन लगा दिया जाता है, ताकि होता क्या है मतलब एक तरीके का रोक लगा दी जाती है कि अगर आपकी लियन, एफडी पर लियन लगा दी गई है मान लीजिए 10,000 रुपये की, तो जब तक जो है मतलब वो 10,000 रुपये आप भर नहीं देंगे तब तक वो एफडी को आप तोड़वा नहीं सकते हैं। इस तरीके का लियन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। या वो 10,000 रुपये आप निकाल नहीं सकते हैं। और जो एलआईसी वगैरह की जो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है फ्रेंड्स उसे असाइनमेंट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? असाइनमेंट कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मॉर्टगेज किस केस में होता है? हाउसिंग लोन। आप हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउस बैंक के पास रखते हैं, मतलब हाउस की ओनरशिप आपके पास होती है, यूज भी आप ही करते हैं, लेकिन बैंक के पास कागजात होते हैं, तो ये मॉर्टगेज हो गया। जब आप कार लोन लेते हैं तो कार लोन के केस में क्या होता है फ्रेंड्स? कार जो है आपके पास होती है, यानी पोजीशन आपके पास है। किसके पास है? आप ही के पास है। ओनरशिप भी आप ही के पास होती है, मालिक भी आप ही होते हैं, और पोजीशन में भी कार भी आपके पास होती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर कार एग्जाम्पल रखेंगे तो हाइपोथेकेशन पहचानना मुश्किल नहीं होगा। प्लेज के केस में क्या होता है? आप जाकर के प्लेज कर देते हैं, यानी कि गोल्ड एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो जब आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको सोना गिरवी रखना पड़ता है, सोनार के पास या बैंक के पास सोना गिरवी रखना पड़ता है, यानी कि जो है पोजीशन बैंक के पास हो गई, और ओनर तो गोल्ड के अल्टीमेटली आप ही हैं भाई। सोना आपका है तो मालिक आप ही हैं, लेकिन जो इस समय किसके पास है? या तो सोनार के पास है या बैंक के पास है। तो प्लेज का ये कॉन्सेप्ट होता है। लियन का मतलब हो गया कि आपके एक तरीके का एक रोक लगा दी जाती है फ्रेंड्स, पैसा उतना जो है बैंक रोक देता है आपका, उतने उतने ऊपर लियन लगा दी गई भाई कि अब इस ये पैसा आप निकाल नहीं सकते। मान लीजिए 1,00,000 रुपए के लियन, 1,00,000 रुपए का आप बैलेंस है, उस पर लियन लगा दिया गया, तो अब जो है वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। वो पैसा दिखेगा आपको लेकिन आपको मिल नहीं सकता है जब तक कि आप जो है बैंक के ड्यूज नहीं क्लियर करते हैं। और जो एलआईसी वगैरह होता है फ्रेंड्स, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उस पर अगर चार्ज क्रिएट किया जाए, आप एलआईसी अपनी गिरवी रखते हैं कि मेरी ये इंस्टॉलमेंट चल रही है, आप इसको गिरवी रख लीजिए, तो उस पर जो आपका चार्ज क्रिएट होता है उसे ही फ्रेंड्स असाइनमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चार्जेज ओवर सिक्योरिटी भी हमने समझ लिया। अब फ्रेंड्स एक अगला टॉपिक यहाँ पर और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी का जो अभी मैंने आपको बताया नहीं, हाइपोथेकेशन के केस में पोजीशन किसके पास होती है और प्लेज के केस में पोजीशन किसके पास होती है बताइए? हाइपोथेकेशन के केस में प्लेज किसके पास होती है? कार का एग्जांपल है, कार आपके पास होती है तो पोजीशन आपके पास होती है। और प्लेज के केस में पोजीशन किसके पास होती है?
प्लेज होता है गोल्ड लोन, तो गोल्ड बैंक के पास होता है, तो पोजीशन बैंक के पास होती है। तो उसी के बारे में हम बात करें कि पोजीशन किसके पास रहेगी, मतलब सिक्योरिटी तो है लेकिन रखेगा कौन, इसका ओनर कौन होगा, बैंक रखेगा या कस्टमर रखेगा, इस पर भी डिस्कशन होना जरूरी होता है। तो एट द टाइम ऑफ अप्रेजल बैंकर हैज टू डिसाइड अबाउट द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली इन केस ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री होती है कस्टमर की, उसके बारे में बैंक को सोचना पड़ता है कि ये जो सिक्योरिटी है वो किसके पोजीशन में रहेगी, किसके पास रहेगी। क्योंकि लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री इज बीइंग नॉट परफेक्ट, हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है बहुत ज़्यादा परफेक्ट ना होने की वजह से ये जो है मतलब जो प्रपोजल होते हैं, प्रपोजल की जो रेटिंग होती है उसमें ये रिस्क बनाते हैं, मतलब रिस्क बनता है हमारा, मतलब इसकी वजह से रिस्क हो जाता है। क्यों हो जाता है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टिल अबाउट डिकेड एगो, एक मतलब लगभग 10 साल पहले या है ना, डिकेड एगो जो है क्या स्थिति थी कि बैंक क्या जो है मेथड यूज करता था, लॉक एंड की एडवांसेस मेथड यूज करता था। कौन सा, लॉक एंड की एडवांसेस मेथड यूज करता था। अब इसमें क्या होता था, तो इसमें होता क्या था कि गुड्स आर केप्ट इन गोडाउन एंड बैंक होल्ड द की ऑफ लॉक्स ऑफ द गोडाउन। देखिए मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 100 फ्रिज खरीदे हैं, फ्रिज, ठीक है, 100 फ्रिज खरीदे हुए हैं, बैंक से लोन लेकर के आपने 100 फ्रिज परचेज किए। तो क्या होगा, पहले क्या कॉन्सेप्ट चलता था कि ये 100 फ्रिज जो है एक गोदाम में रख दिए जाते थे, गोडाउन में रख दिए जाते थे, और उस गोदाम की जो चाबी होती थी वो बैंक के पास होती थी। ध्यान दें यहाँ पर, जो बैंक के पास चाबी होती थी, ठीक है, तो यही कहा गया है कि लॉक एंड की, है ना, ताला और चाबी बैंक के पास है। अब ऐसा क्यों करता था बैंक, ताकि आप गड़बड़ ना कर पाएँ। मतलब 100 आपने फ्रिज खरीदे हैं, 100 बेच दिए और हमें एक भी पैसा नहीं लौटाया, तो वो बैंक फंस जाएगा। तो उसी चक्कर में इफ़ अब अगर मान लीजिए कि जो है उसको एक फ्रिज या 2 फ्रिज बेचनी है, तो क्या करेगा वो जो इसने लोन लिया हुआ है वो क्या करेगा, एनी गुड्स आर टू बी डिलीवर टू द बारोअर, अगर कोई भी गुड्स बारोअर को देना है तो ही हैज़ टू डिपॉजिट, वो जो बारोअर है ही हैज़ टू डिपॉजिट द मनी इन हिज कैश क्रेडिट अकाउंट, या तो कैश क्रेडिट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दे या फिर ट्रस्ट रिसिप्ट दे दे, ट्रस्ट रिसिप्ट दे दे कि हाँ भाई ये ट्रस्ट रिसिप्ट है, इसका पेमेंट मैं कर दूंगा। तब जा करके बिफोर बैंक्स गोडाउन कीपर ये क्या करेगा, ट्रस्ट रिसिप्ट देगा या कैश क्रेडिट अकाउंट में पैसे जमा करेगा। गोडाउन कीपर जो गोडाउन में चाबी का मालिक होता था उसको पैसे दिखा देगा या दे देगा। तब वो जो गोडाउन का जो मालिक है, कीपर है, यानी जिसका चाबियाँ हैं, वो गोदाम में जाता था और जो सामान उसको चाहिए होता था बारवर को उसको दे देता था। अब आप सोचिए मतलब बैंकिंग कितनी ज़्यादा टफ रही होगी इस समय में। आप सोचिएगा आपके पास में 100 अगर लोन के अकाउंट हैं और सभी कस्टमर के जो है सामान है, किसी का टीवी आया हुआ, किसी का फ्रिज आया हुआ, किसी की कार आई हुई है, सारा सामान एक गोदाम में आपने रखा हुआ है और गोदाम की रखवाली की जा रही है। और जब किसी बारवर को जैसे 10 कार आकर के रखी हुई है, जब किसी को उसको कार बेचनी है तो वो जा करके पहले पैसे जमा करेगा या ट्रस्ट रिसिप्ट देगा, तब जा करके आप गोदाम खुलवाओगे और गोदाम में से वो सामान कार निकाल करके तब बेचेगा। अब आप सोचिए कि कितना कम्बरसम टास्क था ये पहले का, लेकिन ये पहले ये फंडा फॉलो होता था बैंकिंग इंडस्ट्री में। अब दिस सिस्टम वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, मतलब लेकिन ये बहुत ज़्यादा टीडियस था। आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी है। अब आप सोचिए कि मतलब मेडिकल की शॉप है, उसने मान लीजिए कि जो है 10 लाख रुपए की दवाइयाँ ला करके गोदाम में रखवा दी हैं। अब आप सोचिए कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा कि जा करके आप गोदाम में बराबर अरेंजमेंट देख करके उसको 1 लाख की दवा निकालनी तो उसकी 1 लाख की दवा निकलवाइए। फिर वो दिन में दूसरी बार आता है कि सर 50,000 की दवा और चाहिए, तो आप फिर गोदाम जाइए 50,000 की दवा निकले। एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये, मतलब आप समझने के लिए। दवा ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, कोई भी इन्वेंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिस्टम जो था बहुत इनकन्वीनियंट था और बैंक के लिए भी बारोअर के लिए भी, है ना। धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया और इसी की जगह पर हाइपोथेकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसी की जगह पर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कार लोन। कार भी ओनर के पास होती है ना, कार के पोजीशन में भी उसी के पास होगा, उसकी ओनरशिप भी उसी के पास होती है। तो हाइपोथेकेशन का कॉन्सेप्ट है वेयर द पोजीशन रिमेन विद द बारोअर। तो जो पोजीशन है, जो आपका सामान है उसका उसका पोजीशन है, उसका होता किसके पास है, वो बारोअर के पास रहता है। अब आप सोचिए पहले किसके पास होता था, पहले सोचिए अब आप कार लोन लेते रहे होंगे तो कार आपकी बैंक के पास रखी हुई है, आपको 10 किलोमीटर चलाना है जाइए पहले बैंक को पैसे दीजिए फिर चलाइए। ये सही एग्जाम्पल नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ प्लेज, प्लेज क्या होता है, गोल्ड लोन का मैंने आपको बताया। सोने का, आप सोना जो है गिरवी रख देते हैं बैंक के पास में, लेकिन अगर चाहें
तो इन केस ऑफ प्लेज आल्सो बारोवर कैन हैव पोजीशन, इस केस में भी आप सोना अपने पास भी रख सकते हैं और इसे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन कहते हैं फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहते हैं। तो चाहे हाइपोथेकेशन हो और चाहे प्लेज हो, लेकिन हाइपोथेकेशन के केस में तो कार का एग्जांपल आपने लिया, वहाँ पर तो बारोवर के पास में पोजीशन होती ही होती है, कार बारोवर के पास ही होती है। प्लेज के केस में गोल्ड का होता है, तो यहाँ पर ये स्पेशल केस है। अदरवाइज अगर आप गोल्ड लोन लोगे तो गोल्ड आपको गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पेशल केस में वो पोजीशन जो है कस्टमर के पास हो सकती है, और उसे कौन सी पोजीशन कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहते हैं। और इस केस में बैंक के एजेंट के तौर पर जो है गुड्स को जो है होल्ड करता है कस्टमर। बारोवर जो है बैंक का एजेंट बन करके काम करता है और उस गुड्स को होल्ड करता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गए, हमने समझ लिया फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी मतलब जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह है वो किसके पास रहेगी, इसके बारे में हमने जाना। इसमें क्या हमने जाना कि अब ये समझ गए होंगे ना, लीगल सिस्टम हमारा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ओवरऑल रिस्क रेटिंग जो है, ओवरऑल रिस्क रेटिंग ऑफ द प्रपोजल जो है वो उस पर असर डालता है। क्या कि पोजीशन किसके पास रहेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि रेटिंग कैसी होगी। भाई कार का रिस्क, कार में रिस्क ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि कार कस्टमर के पास है, लेकिन गोल्ड लोन में उतना रिस्क नहीं है, क्यों? क्योंकि गोल्ड आपके पास है फ्रेंड्स। ओके, तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता था बैंकिंग इंडस्ट्री? लॉक एंड की, मतलब ताला और चाबी वाला कॉन्सेप्ट यूज करता था, और सारा सामान एक गोदाम में रखा जाता था। गोदाम की चाबियाँ गोदाम बैंक के हवाले रहती थी। जब भी कोई सामान लेना होता था कस्टमर को, जो बारवर होता था वो पहले जो है पैसे जमा करता था या ट्रस्ट रसीद देता था बैंक को, तब गोडाउन का कीपर है ना, जो गोदाम का रखवाला होता था, वो गोदाम जाता था चाबियाँ खोल करके, ताला खोल करके, और फिर उसको सामान दे देता था बारवर को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस था, ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस थी, इसलिए जो है इसको ख़त्म करके हाइपोथेकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। हाइपोथेकेशन में क्या होता है? पोजीशन जो है किसके पास होती है? बारोवर के पास रहती है। और प्लेज के केस में भी वैसे तो पोजीशन बैंक के पास होती है, लेकिन अगर जो है विशेष केस में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी दी जा सकती है, जिसमें जो पोजीशन है वो बारोवर के पास भी जा सकती है, बैंक की जगह पे कस्टमर के पास जा सकती है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है।